वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका AK एकेडमी क्लास में। मैं हूं आदित्य। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि BPSC 3.0 जो कि अगस्त में होनी निर्धारित थी, ऐसा लग रहा है कि मार्च में ही हो जाए। ठीक है, तो इन सारी बातों को देखते हुए अभी DSSB या फिर बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसको थोड़ा सा हम डिले करते हुए या फिर थोड़ा सा उसके ऊपर कम ध्यान देते हुए, जो सभी बिहार वासी लोगों के लिए है, सभी बिहार में जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम जो है वो है BPSC 3.0। ठीक है, तो अभी और एस्टेट का एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम जो है करीब करीब लगभग समझिए तो साथ ही होने वाला है, यानी कि मार्च अप्रैल में या फिर मार्च में ही हो जाए या फिर अप्रैल में या मई में हो जाए एस्टेट। लेकिन BPSC तो आपका मार्च में ही फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे मैं आपको हिंदी की जो क्लासेस है वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक प्रोवाइड आपको करवाने जा रहा था, पर अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो टारगेटेड होंगी। मतलब अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग चाहेंगे कवर करना, तो इसके लिए अब हम जो है क्वेश्चन और उसकी थियरी पे ज़्यादा अपना ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है और इसी कम समय में के अंदर, जो भी समय हमें मिला है, इसी कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चाहूँगा कि कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ जिससे कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, AK एकेडमी क्लास को। और साथ ही एक बार इस मित्रों के बीच इस वीडियो को, इस चैनल के वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आपके बीच मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए बाकी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है कि क्या होने वाला है। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है काल, यानी कि समय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शायद आपने अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा होगा या हिंदी व्याकरण भी पढ़ा होगा, तो इस शब्द से आप परिचित होंगे कि काल क्या होता है या समय क्या होता है। ठीक है, या फिर टाइम क्या होता है, तीनों एक ही बात है, काल, समय या फिर टाइम। ठीक है, अंग्रेजी में कुछ और हो वो अलग बात है, पर हिंदी में तो यही होता है कि काल का मतलब समय होता है और समय का मतलब काल होता है। अंग्रेजी में इसको टाइम कहते हैं। ठीक है, तो हम आज जो है यहाँ पे जो क्लासेस आपके लिए लेके आए, यहाँ पे जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो व्याकरण की भी मिलेगी। ठीक है, ये व्याकरण की भी क्लासेस आपको मिलेंगी और साहित्य की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यदि आप व्याकरण और साहित्य, हिंदी का व्याकरण और साहित्य दोनों क्लास लेना चाहते हैं और सही तरीके से आप अपने हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका विषय बीएड में या फिर यूँ कहें कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी रहा है और आप हिंदी विषय के हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होगा। और या फिर क्योंकि आपका जो विषय होने वाला है 80 नंबर का, जैसा कि पिछली बार हुआ, आपका हिंदी 80 नंबर का पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपके लिए हिंदी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों चीज़ों की क्लासेस हम यहाँ पे इस चैनल पे करने वाले हैं। तो अभी से भी देर मत करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट इस बार तो कर पाएँ। ठीक है, जिन भी लोगों का रिजल्ट पिछली बार नहीं हुआ है वो अधीर ना हो, इस बार तो हो ही जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं आ गया हूँ आप सबके बीच हिंदी की क्लासेस लेकर के, तो आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट आपको इतना ज़्यादा प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ रहने वाला है इस क्लास में। ठीक है, सबसे पहले जब हम काल की बात करते हैं, यानी कि समय की बात करते हैं, यानी कि टाइम की बात करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, कि काल क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसके भेद को जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो ठीक है, मैंने अभी 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 थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि काल, काल का मतलब क्या होता है। काल का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? चलिए, आशा करते हैं कि कोई ना कोई तो ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि काल किसे कहते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और कोशिश कीजिए काल की परिभाषा यानी कि समय की परिभाषा देने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि काल की परिभाषा पूछे कि काल क्या होता है या फिर काल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे काल तो है ही नहीं, कल है। ओह सॉरी, चलिए इसको मैं कर देता हूँ काल। ये काल, ठीक। काल की परिभाषा आपको बताना है कि काल किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। काल जो है कोई भी समय, समय की बात यदि हम करते हैं या फिर घटना या पल, पल या फिर घटना, कोई भी चीज़ जो घटित हो रही हो
उसे व्याकरण, हिंदी व्याकरण की भाषा में काल कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। काल मतलब समय होता है, समय मतलब जो अभी समय चल रहा है या बीत गया है, फिर बीतने वाला है, ये सभी सामूहिक रूप से काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम काल की परिभाषा की बात करें, काल की परिभाषा की बात करें तो क्रिया के चलिए हम यहाँ पे परिभाषा लिख ही देते हैं। परिभाषा की बात यदि हम करते हैं तो क्रिया के जिस रूप से और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप क्या करें, नोट डाउन करेंगे। इससे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो काल की परिभाषा हम लिख रहे हैं कि क्रिया के क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का रूप से कार्य के संपन्न होने का कार्य के संपन्न होने का कार्य के हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो हम चल रहे थे यहाँ पे, काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का पता चले। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए, सॉरी थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था। तो चलिए हम लिख रहे थे परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने कार्य के करने या होने के बारे में पता चले, संपन्न होने का संपन्न होने का पता चले उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी काल की जगह मैंने कल लिख रखा है। ठीक है, तो काल कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर, इसको लिख लेंगे और चलते हैं, देखते हैं और कुछ क्या हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे होने का पता चले उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद की बात करें, काल काल के भेद काल के भेद की यदि हम बात करते हैं तो कितने भेद होंगे, तीन भेद हैं, तीन भेद। ठीक है, काल के जो भेद हैं वो है तीन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे वर्तमान काल। और फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है ना, इससे सवाल आपके बीपीएससी में पिछली बार 2.1 में आए कि नहीं आए, नहीं उतना मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन 2.0 में तो आए ही हैं। ठीक है, पहली बार जो बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आई उसमें आया कि नहीं आया नहीं पता, लेकिन व्याकरण से बात यदि हो तो एक से दो सवाल आपके उसमें भी आए होंगे। और इस बार 2.0 में तो व्याकरण से, इस काल से जो मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, इससे तो सवाल आए ही थे। ठीक है, तो आप पूरी पूरी संभावनाएं लेके चलिए कि आपके 3.0 में भी यहाँ से सवाल आएंगे। नहीं आएंगे तो कम से कम 2 से 3 सवाल, 2 सवाल तो निश्चित रूप से आएंगे, और ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। ठीक है, काल की यदि हम बात किए तो काल कितने हैं, तीन है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अब चलिए तीनों के बारे में बारी बारी से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम वर्तमान को ही समझें, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम सबसे पहले वर्तमान काल को समझते हैं। वर्तमान काल, यदि हम वर्तमान काल की बात करते हैं तो काल के जिस भेद से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये कि काल के जिस भेद से, परिभाषा लिख लीजिए, जिस वाक्य से, ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि जिस 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 वाक्य से यह स्पष्ट हो कि किया गया कार्य
किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य वर्तमान में संपन्न हुआ है। संपन्न हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जिस वाक्य से यह स्पष्ट हो कि किया गया कार्य वर्तमान में संपन्न हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। अब एक उदाहरण हम लेते हैं, इससे आप समझेंगे। एक उदाहरण के लिए मैं आपको आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। मैं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ। अब ये देखिए, बोलता हूँ मतलब वर्तमान समय में बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम घर जाओ, ये क्या है? वर्तमान समय मैं बोल रहा हूँ। मैं बोलता था वाली बात हो जाती है तो वो बीता हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके बीच प्रस्तुत करूँ, दूसरा उदाहरण, तुम सब लिख रहे हो। तुम सब पढ़ रहे हो कह सकते हैं, या लिख रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये क्या है? ये दोनों जो वाक्य हैं ये वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान काल आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कॉपी में लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और लिखने की बात रही तो आप मेरे साथ साथ ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब हम देखते हैं काल के जो वर्तमान काल है उसके भेद को देखेंगे। वर्तमान काल के जो भेद हैं उसको देखें। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के वर्तमान काल के जो भेद हैं उसको हम देखेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद हैं यदि हम बात करें तो इनके जो हैं भेद ये 3 हैं। ठीक है, वर्तमान काल के भेद कितने हैं? 3। जैसे कि पहला यदि हम कहें तो सामान्य वर्तमान, सामान्य सामान्य वर्तमान। यदि हम दूसरा देखें तो ये हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। यदि हम तीसरा देखें तो ये क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। इस प्रकार से ये तीनों हो गए हमारे काल के भेद, वर्तमान काल के भेद। ठीक है, ये तीनों, जैसे कि मैंने सबसे पहला कहा सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। यदि दूसरा मैंने कहा तो तात्कालिक वर्तमान कहा, तीसरा कहा संदिग्ध वर्तमान। अब चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। सामान्य वर्तमान किसको कहते हैं पहले इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए सामान्य वर्तमान को हम देखते हैं। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। यदि आपको मैं लग रहा होगा कि ये क्लास में मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ तो आप क्लास का स्पीड बढ़ा सकते हैं, या फिर स्पीड बोल रहा हूँ तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सामान्य वर्तमान को पहले सबसे पहले समझेंगे कि सामान्य वर्तमान क्या होता है। तो वर्तमान काल में जिस भेद से यह पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से संपन्न हो रही है उसे सामान्य वर्तमान कहेंगे। जैसे वर्तमान काल में, लिखिए पहले इसकी परिभाषा। वर्तमान काल, वर्तमान काल के जिस भेद से, वर्तमान काल के जिस भेद से यह पता चले कि, भेद से यह पता चले कि, पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से, क्रिया सामान्य रूप से, सामान्य रूप से, रूप से क्या हो रही है? संपन्न हो रही है, घटित हो रही है, घटित हो रही है, घटित हो रही है, तो उसे सामान्य वर्तमान कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान कहेंगे। चलिए एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण आपके सामने है, जैसे कि तुम सब हंसते हो, तुम सब हंसते हो, हंसते हो। अब ये क्या है? ये सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। जैसे वे सब बोलते हैं, वे सब
खाते हैं, चलिए खाते हैं, ये क्या है, ये सामान्य वर्तमान है, ठीक है। इस प्रकार से ही हम कह सकते हैं कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। तीसरा सेंटेंस यह भी हो सकता है कि शिक्षक जो है, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सामान्य वर्तमान समझ में आ गया होगा। सामान्य वर्तमान मतलब जिस भेद से यह पता चले, क्रिया के जिस भेद से यह पता चले कि किया गया काम सामान्य रूप से घटित हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान कहेंगे। आशा है आपको इन 3 उदाहरणों से सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। जैसे कि पहला उदाहरण मैंने कहा कि तुम सब हंसते हो, तुम सब गाते हो, ठीक है, तुम सब रोते हो, वे सब खाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, ठीक है, रीता हंसती है, ये सभी क्या है, सामान्य वर्तमान है, ठीक है। तो आपको क्या करेगा कि यदि सवाल पूछेगा बीपीएससी में, तो आपको यह पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य वर्तमान का हिस्सा है। राधा हंसेगी, मोहन खाते रहा होगा, सीता हंसती है। ये इस प्रकार से जो है आपके लिए 3-4 वाक्य मतलब दे देगा आपको और बताएगा, पूछेगा कि सामान्य वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सामान्य वर्तमान को फॉलो करता है, कौन सा विकल्प, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान समाप्त हो चुका है। अब हम सामान्य वर्तमान के बाद जो है तात्कालिक वर्तमान को देखेंगे। जो दूसरा है हमारा तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान की बात करते हैं। तात्कालिक वर्तमान किसे कहते हैं। यदि हम तात्कालिक वर्तमान की बात करें तो तात्कालिक वर्तमान किसे कहा जाएगा, यदि आप जानते हैं तो जल्दी से बताइए। चलिए मैं आपको बता दूं कि तात्कालिक वर्तमान वर्तमान काल के जिस भेद से यह पता चले कि क्रिया आधी चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, ठीक है। क्रिया अभी चल रही है, ठीक है। जिस वर्तमान काल से यह पता चले कि क्रिया जो है, क्रिया अभी चल रही है, तो उसे तात्कालिक वर्तमान कहेंगे। तात्कालिक वर्तमान मतलब वैसा वर्तमान जो कि कार्य के वर्तमान स्थिति में घटित होने का मतलब वो रनिंग पीरियड में हो, ठीक है। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि वर्तमान काल के जिस भेद से जिस वाक्य से लिख लेते हैं, जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया अभी क्या कर रही है, क्रिया अभी चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, उदाहरण के रूप में जैसे यदि पूछा जाए, यहाँ पे कहा जाए कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट क्या है, खेल रहे हैं, राधा गा रही है, ये क्या है, ये तात्कालिक वर्तमान है ना। मतलब ये कि जो घटना है ना वो अभी अभी घटित हो ही रही है, मतलब रनिंग पीरियड में है, जो एक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है। जो वर्तमान क्रिया को वर्तमान समय में घटित होते हुए दिखा रहा हो वो तात्कालिक वर्तमान होगा, ठीक है। और जब वर्तमान काल की मतलब सामान्य वर्तमान की बात करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा होगा, यह पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होती है। जैसे कि तुम सब हंसते हो, तुम सब गाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम हंसते हो, ये सब क्या है, ये सामान्य रूप से घटित हो रही घटना है, ठीक है। तो ये सामान्य वर्तमान में आएगा। और यदि रहे तात्कालिक वर्तमान की बात तो तात्कालिक वर्तमान में हम यह समझेंगे कि जो क्रिया है ना वो घटित हो रही है, मतलब रनिंग में है, ठीक है। जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, राधा गा रही है, तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी चल रही है, प्लेन उड़ रहे हैं, ये सारी बातें। तो आशा करते हैं कि तात्कालिक वर्तमान भी आप समझ गए होंगे और इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं
अगला जो पॉइंट है वो है हमारा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, जल्द से बताएंगे। संदिग्ध वर्तमान किसको कहेंगे? तो वर्तमान काल या जिस भेद से पता चले कि क्रिया अभी चल रही होगी है कि नहीं, इसके बारे में ठीक से पता नहीं हो। कहने का मतलब कि जो एक्टिविटी है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जानकारी पहले से नहीं है, हम संभावना जता रहे हैं कि शायद ऐसा हो रहा हो। ठीक है, जैसे अभी वह पढ़ रहा होगा, तो मतलब हम संभावित वाली स्थिति बता रहे हैं ना, हो सकता है कि पढ़ रहा हो, नहीं भी पढ़ रहा हो सकता है, ये बात है तो होती है यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान में। तो यहाँ पे जिस जिस वाक्य से जिस जिस वाक्य से यह पता चले कि यह पता चले कि क्रिया जो है अभी चल रही होगी है कि नहीं, इसके बारे में ठीक से पता न हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संदिग्ध वर्तमान। अब उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि अभी वह पढ़ रहा होगा, अभी वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान है। हम यहाँ पे यह नहीं कह सकते कि अभी वह पढ़ ही रहा होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे। मतलब यदि हम बातों को जोर देकर बोलें तो हम जान रहे हैं कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हम जो बातें कह रहे हैं ना, उसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है अंग्रेजी में बोले तो। ठीक है, तो संभावना वाली बात जब भी होगी तो संदिग्ध वर्तमान में आ जाएगा। इस बात को आप समझ लेंगे। जैसे कि रोहन खेल रहा होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर दूसरा जो है रोहन खेल रहा होगा कहा जा रहा है, तो रोहन जो है खेल रहा होगा, ये संभावना है। ऐसा तो नहीं कि रोहन मतलब कुछ और नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि खेल रहा होगा हम ऐसा संभावित है कह रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये संदिग्ध वर्तमान समझ में आ गया होगा। तो अब वर्तमान काल हमारा संपन्न हुआ इस प्रकार से। अब हम भूतकाल को देखेंगे। ठीक है, ये अंग्रेजी में जिस तरीके से चलता है उतना लॉन्ग प्रोसेस यहाँ हिंदी व्याकरण में देखने को नहीं है, हम लोग को पढ़ना उतना ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। इतना जितना मैंने बताया इतना आप कर लीजिए, और इतने से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम भूतकाल की बात करते हैं, जो कि आपके काल का दूसरा भेद है, और वो है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल की बात करते हैं तो भूतकाल में सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा हम समझेंगे कि भूतकाल क्या होता है। तो क्रिया के जिस भेद से यह पता चले कि क्रिया संपन्न हो चुकी हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब यह जिस वाक्य से यह पता चले जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया जो है, क्रिया वो क्या है? संपन्न हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया संपन्न हो चुकी है तो ये किस में आ जाएगा? ये भूतकाल का टॉपिक, मतलब भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। एक उदाहरण है आपके सामने। उदाहरण ये कुछ ऐसा है जैसे कि बच्चे होली खेल चुके हैं। बच्चे होली खेल चुके हैं, खेल चुके हैं। अब यहाँ पे बच्चे होली खेल चुके हैं, ये क्या है?
इससे क्या नज़र में आ रहा है, मैंने जो परिभाषा बताया कि जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया संपन्न हो चुका हो, मतलब बच्चे होली खेल चुके हैं, मतलब जो होली खेलने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, बच्चे पढ़ चुके हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। शाम हो चुकी है, आप तीसरा वाक्य में ले लीजिए कि शाम हो चुकी है, हो चुकी है, ये आपका तीसरा वाक्य। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस बात को दर्शाता है कि ये सभी क्या है, भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, रात बीत गई है, ठीक है, रात बीत गई भी आप कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भूतकाल के जो भेद हैं उसके बारे में। आप इसको लिख लिए होंगे तो लिख लीजिए, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं भूतकाल के भेद की बात करते हैं। भूतकाल के भेद, जैसे हमने देखा कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो 3 भेद थे। ठीक है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, उसी प्रकार से अब भूतकाल के कितने भेद हैं, क्या इसके भी 3 भेद हैं, तो नहीं, यहाँ पे भूतकाल के जो हैं ये 6 भेद आते हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं भूतकाल के, 6 भेद। अब चलिए हम 6 भेद को मतलब देखते हैं। पहले तो सामान्य भूत हम देखेंगे, सामान्य भूत, सामान्य भूत। उसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा जो भूत है वो है आसन्न भूत, आसन्न भूत की बात करते हैं। अब यदि तीसरा हम देखें, तीसरा भूत कौन है, तो तीसरा है पूर्ण भूत, पूर्ण भूत की बात करते हैं। यदि हम चौथा देखें, चौथा कौन सा भूत है, तो चौथा आपका अपूर्ण भूत आ जाएगा, पूर्ण में ही अ लगा दीजिए और ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। यदि हम चौथा के 1 2 3 1 2 3 4 5 पांचवें की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा संदिग्ध भूत। जैसे संदिग्ध वर्तमान था तो संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। ठीक है, अब छठे की बात यदि हम करते हैं तो छठा आपका हो जाएगा हेतु, हेतु मदभूत, हेतु, हेतु मद भूत, हेतु हेतु मदभूत की बात हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भूतकाल के भेद जो कि 6 हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला आपका है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा है हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, चलते हैं अब इस भूत, जो भी 6 भूत हैं, इन 6 भूत मतलब भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, सामान्य भूत मतलब अच्छा वाला भूत। ठीक है चलिए मजा सॉरी, चलिए हम सबसे पहले सामान्य भूत को पढ़ते हैं कि सामान्य भूत कैसे दिखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि सामान्य भूत को यदि हमको पहचानना है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी को हम देखना पड़ेगा। सामान्य भूत की यदि हम बात करते हैं तो सामान्य भूत कैसा दिखता है, तो भूतकाल के सामान्य भूत को सामान्य भूत कहते हैं। जैसे हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। इसकी परिभाषा कुछ खास मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि भूतकाल के सामान्य रूप को सामान्य भूत कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, लिखने के लिए कॉपी में आपका रहेगा। तो भूतकाल, भूतकाल के जिस वाक्य से सामान्य भूत की जानकारी मिले उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूत कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण बहुत ज़रूरी है इसको उदाहरण समझने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे सीता ने खाना खाया, सीता ने खाना खाया, खाना खाया। अब देखिए यहाँ पे सीता ने खाना खाया, ये क्या है, सामान्य भूत है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैं पटना गया, मैं पटना गया। ठीक है, तीसरा उदाहरण
यदि हम लें तो वह, तीसरा उदाहरण, वह गाया। ठीक है, तो ये हमारे सामान्य भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको उदाहरण से भी समझने का प्रयत्न करेंगे, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा कि आप उदाहरण से समझें। ठीक है, तो मैंने कहा कि सामान्य भूत किसे कहते हैं, तो उस भूतकाल के जिस वाक्य से सामान्य भूत की जानकारी मिली, जैसे कि सीता ने खाना खाया, मैं पटना गया, वह गाया। ठीक है, तो यही सारे वाक्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे, सामान्य भूत के अंतर्गत। आशा करते हैं सामान्य भूत आप समझ गए होंगे। अब आसन्न भूत को समझते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, आसन्न भूत को समझते हैं। आसन्न भूत कैसा होता है? आसन्न भूत की यदि हम बात करते हैं, आसन्न भूत, तो आसन्न भूत में क्या होता है? आसन्न भूत में होता है कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो। ठीक है, क्रिया अभी अभी, अभी अभी जो है संपन्न हुई हो। जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो, हुई हो, उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूत कहेंगे। ठीक है, आसन्न भूत कहेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझिए, उदाहरण। ठीक है, तो आसन्न भूत मतलब क्रिया के वैसी क्रिया जो अभी अभी संपन्न हुई हो या घटित हुई हो, उसको आसन्न भूत कहेंगे। जैसे कि बच्चा अभी सोया है, बच्चा, बच्चा अभी सोया है, अभी सोया है। ठीक है, बच्चा अभी सोया है। ठीक है, ये आप दे सकते हैं, ये सामान्य भूत का एक उदाहरण है। जैसे सब्जी वाला, सब्जी वाली आई है, दूसरा उदाहरण आप समझेंगे, सब्जी वाला आया है। ठीक है, तीसरा उदाहरण भी मैं आपके बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, हम सबने देखा, हम सबने देखा। ठीक है, ये सभी क्या है? हम सबने देखा कि तुमने क्या किया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आसन्न भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब वैसी क्रिया जो अभी अभी जस्ट घटित हुई है। ठीक है, रिसेंटली की बात यदि करते हैं, अंग्रेजी में कहें तो रिसेंटली जो चीजें घटित हुई, जस्ट, तो वही आ जाएगा आपके आसन्न भूत। जैसे कि सब्जी वाला आया, अभी जस्ट आया। सबने देखा, ठीक है, या हमने देखा, ये भी कह सकते हैं, सबने देखा भी कह सकते हैं, हमने देखा भी कह सकते हैं। या फिर बच्चा अभी सोया है। ठीक है, मैंने अभी खाना खाया है। ये सारे वाक्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आसन्न भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आपसे सवाल बीपीएससी में जो पूछा जाएगा, इसी प्रकार से जो है 4 विकल्प दिए जाएंगे और यह पूछा जाएगा कि आसन्न भूत का उदाहरण कौन है। ठीक है, बच्चा अभी रो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, राधा रोती है, या फिर बच्चा अभी सोया है। इनमें से कौन आसन्न भूत के अंतर्गत आएगा? इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आप जब तक आप इसे नहीं समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, तब तक आप सवाल को डील नहीं कर पाएंगे। और ये आपके फ्री के नंबर हैं, बस इसको समझना है स्टेप। ठीक है, आसन्न भूत मतलब, आसन्न भूत मतलब वैसी घटना जो अभी अभी घटित हुई। जैसे कि सब्जी वाला आया, तो जस्ट आया मतलब, ठीक है, क्रिया जैसे अभी अभी संपन्न हुई। जैसे हम सबने देखा, हम सबने देखा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादा होशियार मत बनो। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि सब्जी वाला आया या फिर राधा आई। ठीक है, ये सभी आसन्न भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको मैं समझा पाया हुआ होऊंगा। ठीक है, और आगे अब हम चलते हैं, भूतकाल का जो तीसरा रूप है उसे समझने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं। भूतकाल का जो तीसरा रूप है वो है पूर्ण। पूर्ण, पूर्ण ही था ना? हाँ, पूर्ण भूत था, पूर्ण भूत था। ठीक है, जो तीसरा जो भूतकाल का रूप था वो था पूर्ण भूत। ठीक है, अब इस पूर्ण भूत की बात करें तो जो क्रिया बहुत पहले संपन्न हो चुकी है या पूर्ण हो चुकी हो, वह पूर्ण भूत कहलाएगी। मतलब वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जो बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले संपन्न हो चुकी हो, संपन्न हो चुकी, संपन्न हो चुकी हो। ठीक है,
वैसी क्रिया जो बहुत पहले संपन्न हो चुकी हो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, पूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब एक तरह से वो पूर्ण रूप से बीत चुका समय, बीत चुके हुए समय की बात करता है। ठीक है, तो ये पूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके उदाहरण से चलिए इसको हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा जो पूर्ण रूप से बीत चुकी हो। जैसे कि मैं 4 दिनों तक विद्यालय नहीं गया था। मैं 4 दिनों तक विद्यालय नहीं गया था। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा इवनिंग में जो सेशन चलता है ये इसका इंग्लिश हिंदी ग्रामर का, वो ऐसे ही चलता रहेगा। जो बेसिक टू एडवांस है वो चलता रहेगा। और यहाँ पे ये जो क्लास मैं आपके बीच लाया हूँ ये है आपका, मतलब अब एग्ज़ाम को देखते हुए 2 वीडियो आपके सिर्फ हिंदी से जाएंगे। ठीक है, तो वो क्लासेस हमारी होती ही रहेंगी जो बेसिक टू एडवांस चल रहा है। और यहाँ पे ये मैं मतलब जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको पूर्ण रूप से जो आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप मान सकते हैं कि ये जो आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है ये बेसिकली मुख्य रूप से बीपीएससी 3.0 को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप ये एस्टेट में काम नहीं देगा, एस्टेट के लिए भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से बीपीएससी 3.0 के लिए भी है। ठीक है, तो अगला उदाहरण जैसे कि मैं 4 दिनों तक विद्यालय नहीं गया था, तो ये आपका हुआ। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि चलिए क्या दे दें, चलिए वे लोग पिछले साल, या वर्ष भी आप लिख सकते हैं, पिछले साल या वर्ष पटना आए थे। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है या वाक्य हैं ये किसके अंतर्गत, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब वैसी क्रिया जो बहुत पहले संपन्न हो चुकी है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत हम रखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा बेहतर। सीता ने शबरी के बेर नहीं खाए थे, तो ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण भूत हमारा संपन्न हुआ। और अब हम आते हैं, इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे अपूर्ण भूत के बारे में। पूर्ण भूत तो हमने देख लिया, पूर्ण भूत के बाद हाँ अपूर्ण भूत, ये जो चौथा आपका है ये चौथा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत को हम देखते हैं। अपूर्ण भूत क्या है, अपूर्ण भूत की बात यदि करें तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल ही रही थी, पूरी नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूत कहेंगे। इसके मतलब इस वाक्य को ही, ये जो शब्द है इस शब्द को ही यदि आप देखें तो यहीं से आपकी पूरी परिभाषा आपको सामने में झलक रही होगी। तो इसकी परिभाषा क्या लिखना है, मतलब अपूर्ण भूत मतलब वैसा भूत जो पूरी तरीके से बीता ही नहीं। अपूर्ण भूत मतलब आप, चलिए परिभाषा मैं लिखवा ही दूं फिर आप कहें कि नहीं लिखवाया। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी जो है चल ही रही थी, चल ही रही थी। ठीक है, चल ही रही थी, पूरी नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। ठीक है, तो यही जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, अपूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब उदाहरण से इसको बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आपका विषय हिंदी में रहा, मतलब हिंदी रहा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, या फिर आप हिंदी पढ़ने के जिज्ञासु हैं, तो इस चैनल को छोड़ के आप
अदर कोई भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हिंदी के लिए इतनी बेहतर क्लास मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टीचर प्रोवाइड करवाने वाला है। बेसिक टू एडवांस हो, या फिर आपका पीवाई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, या फिर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच इस वीडियो को भेजने का प्रयत्न करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मैं उनके लिए और बेहतर तरीके से चीज़ें ला पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग इतना ज़रूर करें कि इस वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार में ये सारी चीज़ें बोलना, तो आप प्लीज़ एक बार जो मैंने कहा है उसको कीजिए और फिर मैं आपके लिए और ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से लेके आ पाऊँगा। ठीक है, तो उदाहरण से हम अपूर्ण भूत को समझते हैं। मैंने कहा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल ही रही हो, मतलब पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? अपूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, फिल्म चल रही थी, इसका उदाहरण, फिल्म चल रही थी, चल रही थी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे फिल्म क्या है? फिल्म जो है चल ही रही थी, खत्म नहीं हुई थी, फिल्म चल ही रही थी, ये हो गया। चलिए, दूसरा उदाहरण मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा। तुम आ रहे थे, तुम आ रहे थे। ठीक है, तुम आ रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल या तीसरा उदाहरण आपके बीच, मैं खेल रहा था, खेल रहा था। ये सभी क्या है? तुम खा रहे थे, तुम खा रहे थे। ये क्या है? ये सभी के सभी जो है ना अपूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब खा रहे थे, अभी अभी खा नहीं लिए हैं, खा ही रहे थे। ठीक है, मैं खेल रहा था, मतलब अभी हम खेल ही रहे हैं, मतलब हमारा खेलना समाप्त नहीं हो गया। तुम आ रहे थे, मतलब अभी तक आ नहीं गए हो, रास्ते में हो, ऑन द वे। ठीक है, कलम चल रही थी या फिल्म चल रही थी। ठीक है, तो फिल्म चल रही थी, समाप्त नहीं हो गई है। ये सारी बातें तो अपूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे परिभाषा मैंने लिखाया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल ही रही हो, पूरी नहीं हो, पूरी नहीं हुई हो, तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए हम अगले भूतकाल पे चलते हैं। जो हमारा अगला जो भूतकाल है हमारा जो पढ़ना है हम दोनों को, हम सभी को, वो है अपूर्ण के बाद संदिग्ध भूत। चलिए, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संदिग्ध भूत के बारे में। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत की बात करते हैं। ये कौन सा भूत है भाई? चलिए, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत मतलब जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो। ठीक है, संदिग्ध भूत की बात करें मतलब भूतकाल की क्रिया, एक मिनट, जिस जिस वाक्य से यह पता चले, जिस वाक्य से यह पता चले कि पता चले कि क्रिया जो है संदिग्ध रूप से हो रहा है, संदिग्ध रूप से हो रहा हो। ठीक है, संदिग्ध रूप से मतलब क्या? हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं। चलिए, मैंने कहा कि संदिग्ध मतलब जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह हो, यह पता ना चले कि क्रिया संपन्न हो गई थी या चल रही थी। ठीक है, ऐसा जब तक समझ में ना आए कि क्रिया चल ही रही थी कि संपन्न हो गई थी, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आ जाएंगे और रखेंगे उसको। और इसका जो एक उदाहरण है वो मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा कि क्या लिखें। चलिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गाड़ी अहमदाबाद पहुंच गई होगी, या फिर मैं अहमदाबाद पहुंच चुका होऊंगा। अब यहाँ पे क्या है? मतलब हम संभावित कर रहे हैं ना, संभावना है कि मैं अहमदाबाद पहुंच चुका होऊंगा,
पहुंच जाऊंगा वाली बात नहीं हो रही है, पहुंच चुका होऊंगा। मतलब रास्ते में क्या हुआ है, नहीं हुआ, क्या होगा नहीं होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम यह भी एक दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा उदाहरण मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं कि सीता ने चित्र बनाया होगा। सीता ने, खाना लिख लेते हैं, खाना बनाया होगा। अब ये क्या है, मतलब ये संभावित है ना, सीता ने चित्र या फिर सीता ने खाना बनाया होगा, ये हम संभावना कह रहे हैं ना, संभावित है कि खाना बनाया होगा, नहीं भी बनाई हुई हो सकती है ना। तो ये संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध मतलब संदेहवाचक वाक्य, ठीक है, जिससे संदेह का बोध हो, मतलब शक का बोध हो। आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि तुमने ही चोरी की है, तो यहाँ पे संदेह है ना, तो वही बात है यहाँ पे कही जा रही है। संदिग्ध भूत का मतलब यह पता, जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया संदिग्ध रूप से हो रही हो, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जाए, तो वो किस चीज़ में, किस काल के अंतर्गत आ जाएगा, तो भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। और भूतकाल के अंतर्गत भी संदिग्ध भूत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण हमने समझा कि मैं अहमदाबाद पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, ये संभावित है कि पहुंच चुका होऊंगा, पहुंच जाऊंगा वाली बात तो नहीं है ना। सीता ने खाना बनाया होगा, सीता ने खाना बना लिया है जैसी बात तो नहीं हो रही है, तो ये संभावित घटनाएं की बात हो रही है, तो संदिग्ध भूत। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम आगे चलते हैं अपने अगले भूतकाल पे, भूतकाल के भेद पे। तो अगला जो है ये है छठा, है ना। हाँ, छठा जो भूतकाल है वो है हेतु हेतु मदभूत। हेतु 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 मदभूत। ठीक है, अब हम हेतु हेतु मदभूत को समझने का प्रयत्न करते हैं। हेतु हेतु मदभूत जहाँ पे पूछा जाए तो होगा कि भूतकाल की वह क्रिया, भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित हो, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे मतलब इसको पहले इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि जब भूतकाल की जब भूतकाल की जब भूतकाल की जब भूतकाल की एक क्रिया जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी दूसरी क्रिया पर दूसरी क्रिया पर आधारित हो आधारित हो तो उसे क्या कहेंगे, हेतु हेतु मदभूत कहेंगे। क्या है, जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित हो तो उसे क्या कहेंगे, भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित हो तो उसे क्या कहेंगे, हेतु हेतु मदभूत कहेंगे। चलिए अब इसको उदाहरण से अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि तुम पढ़े होते तो प्रथम आ गए होते। तुम पढ़े होते तो प्रथम आ गए होते। या फिर हम ले सकते हैं कि तुम पढ़े होते तो पास कर गए होते। तुम पढ़े होते तो पास कर गए होते। अब जो ये दोनों वाक्य हैं ये क्या हैं, ये हेतु हेतु मदभूत के उदाहरण हैं। अब हेतु हेतु मदभूत के उदाहरण को मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि तुम पढ़े होते तो तो पास कर गए होते, तुम पढ़े होते तो प्रथम आ गए होते। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने वाक्य दिख रहे हैं ये हेतु हेतु मदभूत के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कि हम यह भी कह सकते हैं कि यदि बाढ़ न आई होती तो खेती में हरियाली होती। यह भी आप कह सकते हैं कि यदि बाढ़ न आई होती तो खेतों में हरियाली होती, हम ये कह सकते हैं। यदि वर्षा हुई होती तो खेती अच्छी होती, ये कह सकते हैं। ये सभी क्या है, हेतु हेतु मदभूत के उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों को आप लिख के ज़रूर रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये जो
क्रिया के यानी कि काल के जो भेद हैं उनको उदाहरण सहित लिखने से आपको बातें आसानी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हेतु हेतु मदभूत समझ में आ गया होगा। और चलते हैं, देखते हैं आगे, अपने क्लास को बढ़ाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो काल का जो तीसरा भेद है, हमने देखा था भूतकाल, भविष्यकाल, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, और अब हम देखेंगे भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है, अब यदि हम भविष्यत काल की बात करते हैं तो भविष्यत काल में हम क्या कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर भविष्य काल किसे कहते हैं ये पहले समझिए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि काल के जिस भेद से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में संपन्न होगी उसे भविष्यत काल कहेंगे। मतलब ये कि जिस वाक्य से यह पता चले, जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में संपन्न होगी, क्रिया जो है मतलब काम जो है भविष्य में संपन्न होगी, तो ये किस में आ जाएगा, आपका भविष्यत काल में आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने आपको परिभाषा लिखाया कि जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में संपन्न होगी। ठीक है, तो उदाहरण हम समझते हैं, जैसे कि राम आएंगे। जैसे वर्तमान समय में जो भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, आप सभी लोग देखे, तो यहाँ पे भगवान राम को लेकर के बहुत सारे गीत संगीत आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको देखने को मिले। जैसे कि राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, उसी प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि राम आएंगे, उदाहरण के रूप में इसे रखा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि उसका पदार्पण होगा, या उनका पदार्पण होगा। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, भविष्यत काल में। मतलब यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा लिखाया कि जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में संपन्न होगी, अभी हुई नहीं है, ठीक है, भविष्य में आगे होगी। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, भविष्यत काल में आ जाएगा। जैसे कि राम आएंगे, अभी आए नहीं है, राम आएंगे। ठीक है, अब उनका पदार्पण होगा, हुआ नहीं है, होगा। ठीक है, भविष्य में होगा। ठीक है, तो मतलब जैसे कि आप ख्याली पुलाव पकाना वाली बात हो जाएगी। जैसे कि मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा, अब ये क्या है, परीक्षा पास हो जाऊंगा, अभी हुए नहीं है, पर परीक्षा पास हो जाऊंगा, ये आपके मन में चल रहा है। ये सारी वाक्य, तो आशा करते हैं कि भविष्य काल को आप समझे होंगे, और भविष्य काल के भेद को अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं। और ये हम अपनी क्लास को थोड़ा सा, चलिए अब आगे बढ़ाएंगे इस बात को लेकर के कि भविष्य काल के कितने भेद हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अब इसे लिख लिया होगा। तो अब मैं इसे मिटाता हूँ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो राइटिंग है वो आपको इस चीज़ के लिए तो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि राइटिंग थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुधार हो जाएगी। मुझे अभ्यास नहीं है, मैं बोर्ड पे पढ़ाता था तो स्क्रीन पे पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर कोई नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। और आपका जो कैप्शन है, आपको कहीं परेशानी होती है तो कैप्शन आप अपने फ़ोन में ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो मैं बोलता हूँ वो आपको हिंदी में वहाँ पे लिखा हुआ भी दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ रहे थे भविष्यत काल को। भविष्यत काल में हमने देखा कि भविष्यत काल मतलब जो वैसी क्रिया जो भविष्य में संपन्न होगी। जैसे राम आएंगे मैंने कहा, ठीक है, उनका पदार्पण होगा, बच्चे दौड़ेंगे, मैं खेलूंगा, ये सभी क्या है, ये भविष्य काल की मतलब उदाहरण है। चलिए हम भविष्य काल के जो है भविष्यत काल के भेद देखेंगे। भेद, भविष्यत काल के भेद की यदि हम बात करते हैं तो इनके भी
तीन भेद हैं। जैसे कि वर्तमान काल के तीन भेद थे, मैंने आपको बताया था, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो भूतकाल है उसके कितने भेद हैं, तो भूतकाल के 6 भेद थे। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत। अब हम भविष्यत काल पढ़ रहे हैं, और भविष्यत काल में हमने देखा कि भविष्यत काल में इसके भेद की संख्या कितनी है, 3 है। मतलब वर्तमान काल में जो भेद की संख्या थी, वर्तमान काल के जो भेद की संख्या थी वो थी 3, और फिर भविष्यत काल की जो भेद की संख्या है वो है 3। और इसी 3 का दोगुना यदि हम जाते हैं तो भूतकाल में 3 का दोगुना मतलब 6, भूतकाल में जो भेद की संख्या है हिंदी में वो है 6। ठीक है, तो यहाँ पे भविष्यत काल की बात कर रहे हैं हम। भविष्यत काल में जो भेद हैं वो है 3। जैसे कि सामान्य भविष्य की बात करते हैं हम, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, भविष्यत, भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है, ये यदि हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य, संभाव्य, एक मिनट, यहाँ पे हम बात करते हैं संभाव्य की, संभाव्य भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है, चलिए यहाँ पे संभाव्य भविष्यत काल। और तीसरा आपका हो जाता है यहाँ पे हेतु हेतुमद भविष्यत काल। ठीक है, हेतु हेतुमद भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है, हेतु हेतुमद भविष्यत काल, ये आपके 3 हो गए। भविष्यत काल के 3 भेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्य काल। ठीक है, अब हम बारी बारी से तीनों को समझने का प्रयत्न करते हैं। जल्दी से इसको लिखिए। भविष्यत काल को हमने देखा कि मतलब भविष्यत काल किसे कहेंगे, तो वैसा काल जिससे यह पता चले कि क्रिया जो है भविष्य में संपन्न होगी। ठीक है, क्रिया भविष्य में संपन्न होगी, तो ये भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, मतलब राम आएंगे तब अंगना बहारूंगी। ठीक है, जैसे कि उनका पदार्पण होगा, जैसे बच्चे दौड़ेंगे, बच्चे खेलेंगे, ये सभी क्या है, ये भविष्यत काल को दिखा रहा है। और मैंने देखा कि भविष्यत काल के भी, हमने देखा कि भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। अब चलिए जल्दी से अब हम देखेंगे, चलिए अब इनके 3 भेदों के बारे में अब हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले हम देखेंगे सामान्य, मतलब सामान्य भविष्यत काल को, सामान्य, सामान्य भविष्यत काल को, भविष्यत काल को देखेंगे। सामान्य भविष्यत काल की यदि हम बात करते हैं तो सामान्य भविष्यत काल में, इसको समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग, ध्यान दीजिए इधर। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल में हम कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भविष्य में संपन्न होगी, उसे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। मतलब जिस वाक्य से यह पता चले, जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, भविष्य में घटित होगी, घटित होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में, क्रिया जो है भविष्य में घटित या संपन्न होगी, उसे सामान्य भविष्य काल कहेंगे। अब उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि वह आएगा, वह आएगा। अब वह आएगा, कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, पर वो आएगा, ऐसा है, संभावना है यहाँ पे। अब दूसरी बात हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि तुम सब जाओगे, तुम सब जाओगे। ठीक है, ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा उदाहरण मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं, और ये अंतिम उदाहरण, जैसे कि जानवर आराम करेंगे। ठीक है, जानवर आराम करेंगे, आराम करेंगे। ठीक है, करेंगे, तो ये आपका तीसरा उदाहरण हो गया। आशा करते हैं कि संभाव्य भविष्यत काल को आप समझ गए होंगे। परिभाषा हमने लिखाया कि जिस वाक्य से यह पता चले, क्रिया के जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया भविष्य में घटित होगी, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आ जाएगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भविष्यत काल में संपन्न होगी, तो ये क्या आ जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल।
उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि वह आएगा, तुम सब जाओगे, जानवर आराम करेंगे, ये सारे आपके संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण हो गए। इसको जल्दी से लिखिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अगली वीडियो के लिए ऑन कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि हम अब संभाव्य भविष्यकाल को देख चुके हैं। एक मिनट, मैंने क्या बताया आपको, रुक जाइए जरा। संभाव्य भविष्यकाल बताया ना, ये संभाव्य बताया था या ओह कंफ्यूजन हो गया ना। चलिए एक बार और मैं आपको बता दूं कि जब सामान्य भविष्यकाल रहे तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने संभाव्य बताया या फिर सामान्य भविष्य बताया। तो एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं कि सामान्य भविष्य के बारे में मैं आपको बता चुका। अब संभाव्य भविष्यकाल की बात करते हैं। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। अब हम संभाव्य भविष्यकाल की बात यदि करते हैं तो संभाव्य भविष्यकाल में हम देखें तो भविष्यकाल के जिस भेद से ऐसा संदेह हो कि क्रिया के संपन्न होने की संभावना है, ठीक है। संभाव्य मतलब आप पीछे भी देख चुके हैं, संभाव्य मतलब संभावना की बात होगी। तो क्रिया के जिस भेद से जिस भेद से यह क्या हो, यह संदेह या फिर शक हो, संदेह हो कि क्रिया के संपन्न होने की संभावना है, कि क्रिया के संपन्न होने की संभावना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये संभाव्य वर्तमान। मतलब यहाँ पे मैंने कहा कि भविष्यकाल के जिस भेद से यह पता चले या संदेह हो कि क्रिया के संपन्न होने की संभावना है, ठीक है। तो ये संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि चलिए क्या ले लें, हो सकता है कल बारिश हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किसमें, संभाव्य भविष्यकाल में, ठीक है। हो सकता है कल बारिश हो, ठीक है। या फिर इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके बीच रखना चाहूँगा कि जैसे कल मेरे विद्यालय जाने की क्या है, संभावना है, आप यह भी कह सकते हैं। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि कल भूकंप आने की आशंका है, ठीक है। आप इस प्रकार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप यह भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि राजधानी जो कि भारत की राजधानी है दिल्ली में कल तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। इस प्रकार के उदाहरण आप संभाव्य वर्तमान काल के लिए ले सकते हैं। संभाव्य भविष्यत काल, वर्तमान काल नहीं, संभाव्य भविष्यत काल के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो घटित हो रही हैं वो भविष्य में घटित होंगी ना। जैसे कि कल मतलब आने वाला कल ना, भविष्य, ठीक है। तो यही बात है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और चलते हैं हम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले भविष्यत काल के अगले भेद पर, ठीक है। चलिए अब जो है हम पढ़ने वाले हैं हेतु मद भविष्यत काल। हम पढ़ने वाले हैं हेतु मद भविष्यत काल।
अब यदि हम हेतु हेतुमत भविष्यत काल को देखें तो हेतु हेतुमत भविष्यत काल में की परिभाषा यदि लिखें तो जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर आधारित हो, जिसमें एक क्रिया का होना एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, आधारित हो, तो वो क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमद भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। मैंने आपको बोला है पूरा पूरा आप लिखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ बातों को छोड़ दे रहा हूँ, पर आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर करने की, पर मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सो आप लिखिए। ठीक है, यदि हेतु हेतुमत भविष्यत काल रहेगा तो आपको लिखना है जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर आधारित हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहेंगे। और इसका उदाहरण यदि हम देखें तो यदि लोग मिलकर प्रयास करें तो देश महान बन जाएगा। यदि लोग मिलकर प्रयास करें तो देश महान बन जाएगा। ये आपका इसमें उदाहरण होगा। ठीक है, या फिर आप यह भी दे सकते हैं कि यदि अपराधी हथियार डाल दे तो राज्य तरक्की कर जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे यह भी उदाहरण ले सकते हैं कि यदि अपराधी हथियार डाल दे तो क्या हो जाएगा? यदि अपराधी हथियार डाल दे तो राज्य तरक्की कर जाएगा, तो राज्य जो है राज्य तरक्की कर जाएगा। इस प्रकार के वाक्य आप देख सकते हैं किसमें? हेतु हेतुमत भविष्यत काल में। ठीक है, आशा करते हैं कि आपके लिए ये जो काल यानी कि समय यानी कि टाइम जो टॉपिक मैंने आपका लिया था ये आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको सही तरीके से समझ में आ ही चुका है।